नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्यादा मजबूत और नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा लाचार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी लाचार नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी यहां परेशान नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 3 महीने में 2 बार मोदी को भगवान वाले बयान पर नसीहत दे दी है, जिससे पता चलता है कि मोदी का सियासी कद किस तेजी से घट चुका है या घट रहा है। वैसे भी मोदी अब विदेश यात्राओं से लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर मोदी मोदी करने वाले नहीं दिखते। यहां तक कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नजर नहीं आते हैं, जिनसे मोदी पूछ पाए कि देश में सब कुछ चंगा तो चल रहा, यानी अच्छा तो है। यानी मोदी की अब पहले जैसी पूछ परख नहीं हो रही है। और वहीं राहुल गांधी का असर देश की राजनीति में बढ़ता जा रहा है और अब राहुल पहली बार नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अमेरिका दौरे पर गए हैं, तो इस दौरे को लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। अमेरिका के अलग अलग शहरों में राहुल गांधी के कार्यक्रम हैं, बैठकें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इन सब को लेकर वहां के भारतीयों के साथ साथ देश को भी इंतजार है कि राहुल अब किस तरह का भाषण वहां देते हैं, कौन से मुद्दों को उठाते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी अमेरिका में चुनावी हलचल के बीच पहुंचे हैं और इधर देश में जो चुनावी हलचल हो रही है उसमें भी राहुल की रणनीति से बीजेपी मात खाती नजर आ रही है। आप जानते हैं कि हरियाणा चुनाव से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही थी। अभी ये दोनों राहुल गांधी से मिले ही थे और आज दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। विनेश फोगाट ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ये दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं और 2 दिन पहले आपने देखा था कि इन दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। तो राहुल गांधी का जो दमखम है वो साफ दिखाई दे रहा है। उनकी जो रणनीति है, उनकी जो चाल है, वो कैसे यहां भाजपा के अंदर भूचाल मचाए हुए है, ये सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन यहां क्या कुछ इस मसले पर, इस मुद्दे पर और इस मौके पर विनेश फोगाट कह रही थी, जरा उन्हें सुनते हैं, सुनिए। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूं पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। तो सुन रहे थे आप यहां विनेश फोगाट को। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों आज कांग्रेस पार्टी
को आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिया इन दोनों ने। और उसके बाद आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और विनेश फोगाट ने जो बातें कही हैं वो बहुत दूर तक जाएंगी, क्योंकि देश की महिलाओं और पहलवानों, खिलाड़ियों, इन लोगों के साथ जो बिहेव किया गया, जो व्यवहार हुआ, वो इस देश ने देखा है। अब सियासी तौर पर ये दोनों मैदान में हैं, क्या गुल खिलाते हैं आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सीमापुरी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी आज कांग्रेस में आ गए हैं। क्या कुछ कहा है इस मौके पर राजेंद्र पाल गौतम ने, आइए जरा पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना हमने बनाई। लोग सीवर में मर जाया करते हैं, कोई सरकार केयर नहीं कर रही है, लेकिन पहली बार मैकेनाइज तरीके से 200 सीवर मशीनें लाके सीवर में उतरना बैन करके सीवर में होने वाली मौतों को दिल्ली में रोका और एक देश के सामने एग्जाम्पल पेश किया कि जो लोग इंसान के मल में उतरते हैं वो भी इंसान है, उनकी जान की कीमत होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दलित लोगों के साथ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के साथ चुन चुन के उनका जाति धर्म देख के जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम। आज जब इन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो राहुल गांधी से कैसे इन्फ्लुएंस हुए ये बता रहे थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि सामाजिक न्याय व सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी तथा भागीदारी के संघर्ष को गतिमान करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पदों व सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, जय भीम, ये लिखा था राजेंद्र पाल गौतम ने। तो इस तरह कांग्रेस के हाथ को आज नई मजबूती हासिल हुई है। इन तीन बड़े नामों ने आज जिस तरह कांग्रेस का हाथ थामा है, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी की सियासत बिल्कुल सही ट्रैक पर है। चाहे महिलाओं को न्याय की बात हो या बहुजनों को सामाजिक न्याय की बात हो, लोगों का भरोसा अब फिर से कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी की हालत ऐसी है कि अब आरएसएस को ही उन पर भरोसा नहीं हो रहा है। तभी तो पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने फिर से भगवान वाले बयान पर मोदी को निशाने पर लिया है। आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में, यानी जो बीता चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने खुद को कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी बायोलॉजिकली वो पैदा नहीं हुए हैं, और बायोलॉजिकली जो अगर पैदा नहीं होता है तो क्या वो भगवान का अंश है। और ये बात उन्होंने अपने मुंह से चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। इसी मसले पे पिछले 3 महीनों में दूसरी बार मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने नसीहत दे डाली है नरेंद्र मोदी को नसीहत। हालांकि ये भाषण उनका, मोहन भागवत का, मराठी में है। हमारे जो मराठी साथी जो महाराष्ट्र या दूर दराज से जो मराठी भाषी हैं, जो समझते हैं, वो इस बयान को, इस भाषण को समझ पाएंगे। छोटा सा बयान है, सुन लीजिए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं कर दूंगा, जरा पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मराठी का एक अलग अंदाज है, सुनिए जरा मोहन भागवत को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तक लेके हम आ रहे हैं, सुनिए। असं काही झालं की ते कानाच्या इथूनच परत जावं, मनात येऊ नये, याच्यासाठी परिश्रम करावे लागतात। ते त्याच्यापासून वाचलं पाहिजे आणि म्हणून आपलं जीवन जितकं चांगलं करता येईल तितकं करावं। म्हणजे चमकू नये कोणी असं मी म्हणत नाही, प्रत्येकाने देवभात झालं पाहिजे, परंतु देव आपण झालो की नाही हे लोक ठरवतील। आपण मी देव झालो असं मानू नये। हा जो आदर्श आहे, हा आदर्श भैयांच्या रूपाने आपल्या समोर आहे।
अशा 2-3 गोष्टी मला त्या चरित्रात जाणवतात. भैयाजींना मी कधी पाहिलं नाही. मी प्रचारक जाण्याच्या अगोदर ते मणिपूरमध्ये गेले आणि प्रचारक झाल्यावर बाहेर प्रवास आपल्या प्रांताच्या मिळेल अशी जबाबदारी येईपर्यंत दुसरीकडे कुठे कुठे फिरत राहिलो. विदर्भाच्या पलीकडचा महाराष्ट्र सुद्धा मी. तो यहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम भगवान बनेंगे या नहीं ये तो जनता तय करेगी. हमें खुद को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए. कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहने के बजाय हमें बिजली की तरह चमकना चाहिए, लेकिन बिजली चमकने के बाद तो और भी अंधेरा छा जाता है. इसीलिए कार्यकर्ताओं को दिए की तरह जलना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही चमकना चाहिए. ये कह रहे हैं मोहन भागवत. इसके अलावा मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र किया और मणिपुर के जिक्र में उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के बीच तालमेल बैठाने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मणिपुर में काम कर रहे हैं. इस बयान में मोहन भागवत ने एक तरफ से नरेंद्र मोदी को नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर घेरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के उन उग्र नेताओं को भी चेतावनी दी है जो अक्सर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ भाषण देते रहते हैं. सांप्रदायिकता फैलाने का काम तो आरएसएस भी करता आया है. अगर मैं कहूं कि आरएसएस ये बीजेपी के लिए कह रहा है और खुद के लिए नहीं कह रहा, या खुद को सर्टिफाई कर रहा है कि हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते हैं, तो शायद ये मैं आप लोगों से बेईमानी कर रहा हूंगा. इसलिए मैं यहां कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम तो आरएसएस भी करता ही आया है, लेकिन उसने बेहद दबे छिपे तरीके से यह काम किया और अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी उसी काम को बिना किसी लिहाज के कर रही है. इसीलिए शायद मोहन भागवत ने यहां नसीहत दी है नरेंद्र मोदी को. लेकिन मोहन भागवत की इन नसीहतों से समझ आ रहा है कि आरएसएस और बीजेपी अब पहले की तरह तालमेल के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं और बाकी तालमेल राहुल की रणनीति से बिगड़ रहा है. ये देख लीजिए. और इसीलिए यहां पर चर्चा मोहन भागवत के इस बयान से लेकर उधर जम्मू कश्मीर में आज आपने देखा कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 370 और श्वेत पत्र, आतंकवाद पर श्वेत पत्र यह भी लाने की बात, एनसी का जो घोषणा पत्र है उस पर कांग्रेस का क्या विचार है, ये सारी बातें आज अमित शाह वहां रखते हुए नजर आए. लेकिन इधर हरियाणा में जो हो रहा है उस पर निगाहें ज्यादा टिकी हुई हैं और बीजेपी की तो और भी ज्यादा, क्योंकि बीजेपी की यहां फजीहत हो रही है. इसलिए आइए दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल ने बिगाड़ दिया है बीजेपी का खेल. यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और देश की सियासत में कैसे भूचाल आया हुआ है. आने वाले समय में इसको हम और भी बढ़ते हुए देखेंगे. राहुल ने चल दी बड़ी चाल. ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है हरियाणा के लिहाज से. आगे बढ़ें. पहले परिचय करवाना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. पैनल साथी हमारे देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं. आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है. स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबका फिर से आप तमाम साथियों के बीच आऊं. लेकिन उससे पहले एक घोषणा जरूर करना चाहता हूं. घोषणा ये कि जब हरियाणा का चुनाव है सिर पे, हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के बगल का राज्य, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की सियासत पर हरियाणा भले छोटा सा प्रदेश है लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए डीबी लाइव हरियाणा के लिए अलग एक चैनल लेकर आ रहा है, आ चुका है ऑलरेडी, और आधिकारिक तौर पे आज उसकी हम घोषणा कर रहे हैं. और ये चैनल आप नीचे देख रहे होंगे, डीबी लाइव हरियाणा, और इसमें आप हरियाणा के गली मोहल्ले से लेकर तमाम खबरों को यहां पाएंगे. वो खबरें जो डीबी लाइव पर जगह की कमी के कारण आप नहीं देख पाते हैं, तो हरियाणा में डीबी लाइव हरियाणा में जरूर देखिए आप. ये घोषणा और आप सबकी शुभकामनाएं भी चाहिए, ताकि डीबी लाइव को जिस मुकाम पे आप लोग पहुंचा रहे हैं उस मुकाम पर डीबी लाइव हरियाणा को भी आप पहुंचाएं, यही उम्मीद करता हूं. और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के से जो उम्मीद हम लोग करते रहे हैं उस पर आप खरे उतरते रहे हैं. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. सीधे अब आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले जरा शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूं. शकील जी, चूंकि दिन भर आप थे कांग्रेस मुख्यालय में, इसलिए आपके पास अचानक ध्यान आया नहीं पहले मुझे आपके पास आना चाहिए. इसलिए
दिन भर आप कांग्रेस मुख्यालय में थे और सुबह जब बात हो रही थी, दोपहर में आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया कि पहली दफा और शायद अजहरुद्दीन जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे उसके बाद पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में एआईसीसी के दफ्तर में आज वो जमावड़ा था और देखकर शायद वहां के लोग और एआईसीसी और उसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता गदगद थे। क्या कुछ चल रहा था? और ये दोनों, इनके अलावा सुबह सुबह एक विस्फोट और होता है कि राजेंद्र पाल गौतम भी चले आते हैं, 3 अभी और भी आने वाले हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग क्यों आते हैं। आपने कहा और भी आने वाले हैं, तो लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें किसी में उम्मीदें दिखती हैं, किसी का माहौल अच्छा दिखता है, वो पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखती है। तो आज वही स्थिति जो है बहुत लंबे अरसे बाद कांग्रेस की आई है कि लोगों को कांग्रेस में विश्वास दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो वापस मजबूत होगी और उन्हें उचित जगह देगी। तो इसलिए जाहिर है कि अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे। जम्मू कश्मीर में भी ये सिलसिला चल रहा है। आजाद पूरी तरह वहां से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं न चुनाव लड़ूंगा न चुनाव प्रचार करूंगा, और जिसको मेरे प्रत्याशी भी घोषित कर चुके थे नहीं लड़ना है तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो सबने विड्रॉ कर लिया। तो आजाद के ज्यादातर लोग कांग्रेस में आ गए हैं, आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हरियाणा से भी ये सिलसिला चल रहा है, इसीलिए अभी तक टिकट का अनाउंस हरियाणा का नहीं हुआ है। आज आखिरी सीईसी हो रही है और जो केंद्रीय चुनाव समिति है, कांग्रेस की सर्वोच्च टिकट वितरण समिति, उसकी मीटिंग में आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। और उसके बाद जो है कांग्रेस ये सारे हिसाब किताब देखेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी में वहां बहुत भारी बगावत हुई है जिसकी उम्मीद बीजेपी को कभी नहीं थी। तो इसकी वजह से भी कांग्रेस थोड़ा इंतजार कर रही है, लेकिन वो जल्दी टिकट का अपना घोषित कर देगी। आज जो आपने कहा कि माहौल, तो आज वाकई कांग्रेस में एक बड़ा उत्साह का माहौल था, जोश का। और जो अजहरुद्दीन का आपने जिक्र किया, तो देखिए कोई भी खिलाड़ी जब किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसके समर्थक वैसे ही बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, और वही एक चीज होती है विश्वास वाली। अजहरुद्दीन जहां तक हमें याद आता है वो 2009 में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले। ये याददाश्त के आधार बता रहे हैं, शायद सही होगा, ये यही था करीब करीब। तो उस वक्त भी लोग बड़ी तादाद में आए थे और उस चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा में 200 प्लस अकेले जीत के लाई थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2004 से बेहतर प्रदर्शन किया था 2009 में। और ऐसे ही आज हरियाणा में जो है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की स्थिति या इंडिया अलायंस की स्थिति बहुत अच्छी है। तो विनेश फोगाटकर और बजरंग पूनिया का आना जो है कोई सामान्य घटना नहीं है। ये दोनों बहुत बड़े पहलवान हैं। विनेश ओलंपिक में पहुंची थी, अभी गोल्ड या सिल्वर उनका पक्का था, और आज उन्होंने कहा सवालों के जवाब में कि मैं बताऊंगी सब। लेकिन वो मामला ऐसा है कि थोड़ा मुझे रुक के बताना पड़ेगा उसको जी। अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, कांग्रेस में आई हूं मैं, और मेरी पहली जो प्रायोरिटी है वो कांग्रेस को जिताना है। जैसी मेहनत में कुश्ती में करती थी ऐसी अब चुनाव में करूंगी और कांग्रेस को जिताना है। लेकिन मैं इसके बाद बताऊंगी कि ओलंपिक में हुआ क्या है। तो विनेश फोगाटकर, बजरंग पूनिया का आना कोई साधारण बात नहीं है। ये हरियाणा में हलचल मच गई। आज बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के लोग जो है इन दोनों का स्वागत करने के लिए कांग्रेस दफ्तर आए हुए थे। अंदर इनका स्वागत चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि ये केसी वेणुगोपाल उनको कांग्रेस का वस्त्र पहना के उनका सम्मान भी कर रहे हैं और पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं दोनों को। और ऐसे ही बाहर बड़े जबरदस्त नारे लग रहे थे, इसलिए कि अंदर की आवाज पत्रकारों को साफ सुनाई नहीं दे रही थी। और पत्रकार भी जो आमतौर पे कांग्रेस के ब्रीफिंग में आजकल कम आने लगे हैं, वो आज पूरा हॉल उनका कांग्रेस का भरा हुआ था। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है कांग्रेस के लिहाज से दोनों का आना। और जाहिर है कि इनमें से कम एक को, जिसके लिए विनेश फोगाट को कहा जा रहा है, तो टिकट पक्का ही मिलेगा। अभी लड़ेंगे पूनिया या नहीं लड़ेंगे, या पूरे राज्य में घूम के कांग्रेस का प्रचार करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अभी वो देखेंगे क्या करना है, क्या पार्टी के लिए बेहतर होता है।
क्योंकि बजरंग पुनिया ने पहले भी जिस तरह विनेश फोगाट का साथ दिया और पूरे आंदोलन में लगे रहे, उससे उनकी एक नई छवि बनी है कि वो खुद से ज्यादा जो है सबके लिए सोचते हैं। और इसीलिए आज वो विनेश फोगाट का उन्होंने पूरा समर्थन किया और आज वो यहां पे आए हैं जी। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। और दूसरी बात जो है आरएसएस की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखिए आरएसएस जो है वो एक बहुत बड़ा संगठन है और मोदी जी से बहुत बड़ा। मोदी जी एक व्यक्ति होकर रह गए, मोदी जी बीजेपी भी नहीं है और उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी जी को बनाया आरएसएस ने, तो आज उसके सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या मोदी हमसे बड़े हो जाएंगे। और देखिए परिवर्तन जो है वो तो एक शाश्वत है, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना, स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना, ये सब तो होता ही रहता है और होगा। कभी कोई सोच सकता था कि शिवसेना इस तरह से अपने विचार बदलेगी? आज शिवसेना को आप देख लीजिए किस तरह विचार बदला है उसने, किस तरह आके खड़ी हुई है। तो ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए काल्पनिक उद्देश्य के लिए आरएसएस 100 साल से लड़ रही थी और 10 साल में उसने देखा कि वो काल्पनिक उद्देश्य सिर्फ कल्पना में ही था, विचारों में ही था, उसको आप सही साबित नहीं कर सकते कि देश से एक पूरे समुदाय को आप खत्म कर दें, उसको मिटा दें। मूल उसकी जो अवधारणा है आरएसएस की वो यही है ना, सांप्रदायिकता की जी, मुस्लिम विरोधी। और 10 साल में सब कुछ देखा, उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हर तरह का भाषण दे लिया, हर तरह की कोशिश कर ली और फिर क्या हुआ कि खुद प्रधानमंत्री को ब्रुनेई में जाके मस्जिद में जाना पड़ता है और वहां से ट्वीट भी करना पड़ता है और फोटो भी अपने लगाना पड़ते हैं। तो उसकी समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हैं और इस चक्कर में उनके नेता टूट रहे हैं, उनके संगठन कमजोर हो रहा है उनका। आज आरएसएस पहले जैसा ताकतवर तो रहा नहीं है, ये भागवत से ज्यादा कौन जानता होगा इस बात को। तो हमारा हमेशा से मानना है कि परिवर्तन होता है। और आरएसएस के बारे में एक बात हम और कह दें, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे भी बहुत सारे लोगों से बड़े व्यक्तिगत संबंध रहे, बड़े बड़े नेताओं से, तो उनमें कुछ बातें होती थी जो उनके अंदर खत्म हो रही हैं। लिहाजी वो होते थे, एक दूसरे की मदद करने वाले वो होते थे। अब वो जब खत्म हो रही है तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं हो रही है, आपस में भी हो रही है। एक बड़ी मनोवैज्ञानिक किस्म की चीज है, समाजशास्त्र की चीज है कि आप अगर बाहर गालियां देने लगोगे तो गालियां फिर घर में भी देना शुरू कर ही दोगे। ये नहीं हो सकता कि आप बाहर गालियां दो और घर में गालियां न दो आप। तो ये सारी चीजें हैं। तो आरएसएस में कितना होता है क्या नहीं होता है एक बड़ी अलग बहस की विषय है, लेकिन आरएसएस मोदी जी से परेशान हो चुकी है। आरएसएस को यह लगने लगा है कि मोदी जी जो हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो न उनके संगठन के लिए अच्छी है और न जो है जिस राजनीति की बात करती थी उसके लिए अच्छी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आरएसएस पे हम आएंगे, आरएसएस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इधर हरियाणा में जो कुछ चल रहा है, जो हलचल है, राहुल गांधी विदेश जा चुके हैं और कल ही रात को रवाना हुए अमेरिका के लिए। अमेरिका में 8 से लेकर 10 तक, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर 3 दिनों का उनका कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम है। शुरुआत में अपनी भूमिका में वो सब मैं बता चुका हूं, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उसका असर सत्ता पक्ष पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सत्ता पक्ष कैसे यहां परेशान है, यानी बीजेपी कैसे परेशान है। और अब तो राहुल गांधी ने खुले तौर पे यह भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी को भी साथ लाओ, और न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बात आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, यानी राज्यों के चुनाव जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी इंडिया गठबंधन साथ साथ लड़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और शायद यही चिंता का विषय आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा है। क्या ऐसा ही माना जाए डॉक्टर राकेश पाठक जी, और कैसे देखते हैं आज के घटनाक्रम को? देखिए राजीव जी, आज का घटनाक्रम तो पूरा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 जून के बाद जो पहली चुनौती बीजेपी और ब्रांड मोदी के सामने आने वाली है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव है। जो टेम्पो बना हुआ था लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनका पूरा कुनबा, ऐसा लगा था कि चुनाव परिणाम के बाद वो कितने दिन चल पाएगा और जब राज्यों के चुनाव होंगे
तो जो प्रादेशिक अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं इन सभी छोटे दलों की, छोटा दल कोई नहीं है, सब अपने आप में बड़े दल हैं, उनकी अपनी अपनी जो आकांक्षाएं हैं, उसमें खास तौर से आम आदमी पार्टी हरियाणा में सपने देखती रही। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है, बाहर नहीं आ पाए। इसके बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए अगर राहुल गांधी आग्रही है, उनकी जिद है कि कुछ समझौता किया जाए, 1-2 सीटें 5 सीटें जो भी मांग रहे हों वे दी जाएं, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का पहला लक्ष्य यह है कि नरेंद्र मोदी, एनडीए गठबंधन और बीजेपी को एक बार फिर यह साबित करके दिखाया जाए कि हम एकजुट हैं। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जो चल रही थी लोकसभा चुनाव में, वो निरंतर जारी है। अगर इन 2 राज्यों के चुनाव में सकारात्मक परिणाम निकलते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज जाएगी। हरियाणा का जो नजारा हम देख रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम घोषित होते ही जिस तरह लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं, दल बदलुओं को, कांग्रेस से आए लोगों को जिस तरह बीजेपी ने टिकट दिए हैं, परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक करते हैं। हरियाणा की पूरी सूची परिवारवाद के सुपुत्र और सुपुत्रियों से भरी पड़ी। तो ये बड़ी चुनौती है कि बीजेपी हरियाणा में बिखरती हुई सी दिखाई दे रही है, और कांग्रेस का आकर्षण कैसा और क्या है वो शकील साहब ने अभी बताया कि 2 बड़े खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कांग्रेस में आने के समय जो कांग्रेस कार्यालय का नजारा है, पूरे देश में उससे जो माहौल बना है वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाता है। हम नहीं जानते इनमें से कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी, कौन चुनाव लड़ेगा, हारेगा या जीतेगा, लेकिन एक परसेप्शन की लड़ाई होती है राजनीति में, माहौल की लड़ाई है। माहौल कांग्रेस ने अपने पक्ष में बना रखा है। बीजेपी के लोग, उनका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये बात कहेगी, कह ही रही है कि बजरंग पुनिया और जो अपने खिलाड़ी विनेश फोगाट ये राजनीति में चले गए, पहले ही कांग्रेस का इनके साथ साथ था। ये भारत में कोई नई बात नहीं है। राजनीति समाज के गैर राजनीतिक क्षेत्रों में से राजनीति में लोग हमेशा से आते रहे, फिल्मी सितारे आते रहे हैं, खिलाड़ी हमेशा से आते रहे हैं। न्यायपालिका से लोग एक दिन पहले छोड़कर नौकरी तीसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सांसद बनकर बैठे हुए हैं। अभी एक जेलर साहब आ गए, टिकट भी मिल जाएगा, शायद मिल गया है उन्हें। तो खिलाड़ियों का कांग्रेस के साथ जाना एक पार्टी को अखर सकता है, लेकिन देश के लोग जानते हैं इससे ये कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं। अब आते मोहन भागवत के बयान पर। राजीव जी, हम बहुत सालों से, पिछले 4-5 सालों से लगातार दोहरा रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते अच्छे नहीं। सांगठनिक स्तर पर भी संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खास तौर पर चुनाव के बाद से मोहन भागवत के बयानों को हम अगर दोहराएं तो लगता है कि उन्होंने टारगेट बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खास तौर से प्रधानमंत्री के अहंकार को, स्वघोषित अवतारी अविनाशी होने को बहुत ज्यादा अन्यथा ले लिया है मोहन भागवत जी ने। इसीलिए वे पहले कह चुके, 1.25 साल से, 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री से कह रहे थे, फिर डॉक्टर राजीव रंजन से तो कह नहीं रहे थे मणिपुर की चिंता कौन करेगा। उसके बाद उन्होंने वो बयान भी दिया था कि कुछ लोग सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, फिर देवता, फिर ईश्वर, फिर विश्व रूप, और अब उन्होंने सीधे कह दिया कि जनता तय करेगी आप भगवान हैं या नहीं। किसके लिए कहा जा रहा है? राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा ना कि वे अविनाशी हैं और अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। इस देश में और इस दुनिया में, पृथ्वी पर 7 अरब लोगों से ज्यादा लोग हैं मनुष्य, एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा है कि वे नॉन बायोलॉजिकल है। मुझे नहीं मालूम दुनिया में इससे पहले कभी किसी ने कहा हो। तो स्वाभाविक है डॉक्टर मोहन भागवत का बयान भी नरेंद्र मोदी को असहज करने के लिए पर्याप्त है। और अगला 1 महीना, यानी 8 तारीख को जब गिनती होगी, लगभग आज से 30 ही दिन बचे हैं, वो 8 तारीख 4 जून की तरह भारी पड़ती हुई लग रही है भारतीय जनता पार्टी को। जी। कश्मीर के हालात किसी से छुपे नहीं है। बस मैं यहां खत्म करूंगा कि कश्मीर में वे जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की बात करेंगे, 370 को लेकर, वो भी एक प्रकार का जनमत संग्रह होगा कि आपने 370 हटाई
तो क्या कश्मीर के लोगों ने उसकी तस्दीक की, उसको एंडोर्स किया, क्या उसे स्वीकार किया, इसका फैसला भी 8 अक्टूबर को हो जाएगा। जी राजीव जी बिल्कुल, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है, यानी काउंटिंग डे है, और इसलिए उस दिन इन दोनों राज्यों के फैसले के साथ साथ नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला भी होगा। इसलिए क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी अगर दोनों राज्यों को उनकी पार्टी जीतती है तो वो मजबूत होंगे, अगर हारती है तो और कमजोर होंगे, क्योंकि वो अभी कमजोर हो चुके हैं। 2014-2019 वाले नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं हैं, ये बात आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसके आगे क्या? युवाओं का साथ कांग्रेस को मिल रहा है, जिन युवाओं के सहारे नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे थे। युवाओं का साथ, खिलाड़ियों का साथ कांग्रेस को मिल रहा है, राहुल गांधी को मिल रहा है। अब फिर नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें? उधर मोहन भागवत अविनाशी और नॉन बायोलॉजिकल वाले जो बात है नरेंद्र मोदी की, उस बात पर सीधे सीधे बयान दे रहे हैं। मोहन भागवत के उस बयान को जरा ले आइए जो टेक्स्ट में है, क्योंकि मराठी में समझना कई लोगों के लिए मुश्किल है। टेक्स्ट में जरूर देख लीजिए। कह रहे हैं कि हम भगवान बनेंगे या नहीं ये तो जनता तय करेगी, हमें खुद को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहने के बजाय हमें बिजली की तरह चमकना चाहिए, लेकिन बिजली चमकने के बाद तो और भी अंधेरा छा जाता है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को दिए की तरह जलना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही चमकना चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं ये समझना पड़ेगा। और यही बात यहां डॉक्टर राकेश पाठक जी और उनसे पहले हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे थे। दोबारा उनके पास आऊंगा तो और इस बात को समझेंगे, लेकिन अभी प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी से आता हूं और उनसे समझें। मोहन भागवत ही नहीं, लेकिन पहले जो चुनाव और चुनाव में युवाओं, खिलाड़ियों, पहलवानों और विनेश फोगाट कह रही हैं, जैसा शकील जी कह रहे थे कि अभी मैं अपनी पार्टी को जीत दिलाना चाहती हूं, और जो कुछ हुआ है ओलंपिक में उसकी परतें तो खोलेंगी ही, और उसके कई राज वो खोल कर रखेंगी देश के सामने। प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, हरियाणा का चुनाव ऐसा लग रहा है कि एक हवा चल पड़ी है और सारे रास्ते कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आने के बाद ये तय हो गया कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। आप देखिए कि विनेश फोगाट का स्टारडम क्या है हरियाणा के बाहर, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने उनकी सराहना की। 130 किलोमीटर उनका घर है एयरपोर्ट से, और 15 घंटे लगे उनको, इतना स्वागत हुआ। और वहीं से तय हो गया था। वो कांग्रेस में अब तो औपचारिक रूप से आ गई, लेकिन उसी वक्त ये तय हो गया था कि हरियाणा में विनेश फोगाट का एक बड़ा फैक्टर काम करेगा। और अब तो वो काम बिल्कुल भी करेगा, क्योंकि वो पार्टी में है, वो जाएंगी। दूसरा कि हरियाणा में जो बगावत है बीजेपी के अंदर, ये बड़ा अहम है कि चुनाव के ठीक पहले जब 67 नाम की लिस्ट आती, उसके बाद आप देखिए कि मंत्री छोड़ गए। आज एक कंस्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट ने छोड़ा, अपनी पूरी टीम ले गया, 40 लोगों की टीम के साथ छोड़ दिया पार्टी। वहां का ओबीसी मोर्चा, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष छोड़ चुके हैं, बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। इतनी बड़ी बगावत का क्या मतलब है? ये लोकल फैक्टर नहीं है राजीव जी। ये बीजेपी के अंदर जो गुजरात कंपनी है, उसकी ग्रिप पार्टी के अंदर कमजोर हो गई है, और उस पे एक धक्का और दो का नारा जो है वो मोहन भागवत ने लगा दिया कि आप देखिए कि जब मोदी वापस आएंगे, विदेश से आ चुके होंगे शायद, और जब वो हरियाणा के चुनाव में सक्रिय होंगे तो उनका ऑलरेडी जो राजनीतिक कद है वो छोटा हो चुका है। क्योंकि अगर आप बगावत नहीं रोक पा रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा, ये 2.5 लोग ही पार्टी चला रहे हैं, तो अगर वो बगावत आप नहीं रोक पा रहे हैं, इतना बड़े पैमाने पर अगर विद्रोह हो रहा है बीजेपी के अंदर, तो फिर बीजेपी की लीडरशिप पे सवाल खड़े होते हैं
कि बीजेपी के अंदर अनुशासन नहीं है। अच्छा, ये बगावत का एक मुख्य कारण क्या है? कश्मीर में जो हुआ था वहां पे भी यही कारण था राजीव जी। सत्ता पाने की लालसा, सत्ता में बने रहने की लालसा की वजह से जिसको भी चाहो पार्टी के अंदर ले लो, जेलर आ जाए, बाबा आ जाए, अपराधी आ जाए, कांग्रेस से कोई आ जाए, किसी और पार्टी से आ जाए, दरवाजे खुले हैं बीजेपी के। और वो वैचारिक रूप से नहीं आ रहे हैं, वो सत्ता की वजह से आते थे। अब उन्हीं लोगों को टिकट मिल रहा है जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसने 25 साल 20 साल लगा दिए, उसको छोड़कर जो 4 महीने पहले 6 महीने पार्टी में आया, उसको टिकट मिलता है। तो बीजेपी के अंदर जो बगावत है उसका एक मुख्य कारण ये भी है। लेकिन जो ज्यादा बड़ा कारण है कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता की वजह यह है कि पार्टी के अंदर जो ग्रिप है, जो डर था, वो डर निकल गया। अमित शाह का जो डर था पार्टी के अंदर, वो डर निकल गया। दूसरे की आज देखिए कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस अकेली पार्टी जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन आज कांग्रेस की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी। एक बड़ा मामला वहां उसकी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चल रहा है, जो आगे आने वाले दिनों में बड़ा भूचाल पैदा करेगा। ऑलरेडी भूचाल पैदा कर चुका है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, आज कांग्रेस ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके ऊपर, और कांग्रेस लगातार खुलासे कर रही है। आज कांग्रेस ने खुलासा किया कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जिससे उनको 2 करोड़ से ऊपर किराया मिला, जिसको किराए पे दिया उसकी कंपनी का केसेस थे सेबी के पास। और जब ये कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो स्टॉक मार्केट गिर रहा था। आज 1000 पॉइंट नीचे बंद हुआ है स्टॉक मार्केट जी, बॉम्बे के स्टॉक मार्केट। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस माधवीपुरी बुच की थी, दूसरी राजेंद्र पाल गौतम की पार्टी के अंदर शामिल होने पर थी। और जो राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का नैरेटिव है, राजेंद्र पाल गौतम केवल दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी मैं उनको जानता हूं अच्छे से, कि वो बड़े दलित और वंचित समाज के बड़े नेता हैं और उनका बड़ा नेटवर्क है। तो उसको बूस्ट मिला और शाम होते होते विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी आ गए। और एक आखिरी बात राजीव जी, जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र आ गया जी। 20 जून को बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया। 20 जून को प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे और वहां उन्होंने कहा था कि हम फुल स्टेटहुड देंगे, जनता के सामने वादा करके आए थे। आज घोषणा पत्र में वो गायब है जी। बिल्कुल, वो घोषणा पत्र में आज बीजेपी का वादा जो मोदी जी ने खुद किया था वो नहीं, स्टेटहुड देने का, वो नजारत है जी। आप देखिए कि कितना बड़ा विश्वासघात कश्मीर के लोगों के साथ आप कर रहे हैं कि आपने स्टेटहुड छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद खुद ही वादा किया। राहुल गांधी ने तो बाद में बोला है, पहले मोदी जी ने बोला है। और अब जम्मू कश्मीर का चुनाव राजीव जी फुल स्टेटहुड पे ही होगा। स्थिति ये है कि आज अमित शाह वहां गए थे जम्मू, लेकिन वैली में 16 में से अब तक जो 16 सीटों पर चुनाव होने पहले चरण में 8 ही सीट में बीजेपी लड़ रही है। गुलाम नबी आजाद, अभी शकील जी बता रहे थे। तो हरियाणा और कश्मीर, इन दोनों जगह आप देखिएगा कि ये स्थिति हो रही है। महाराष्ट्र में भी आप अजीत पवार एक अलग भाषा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए में, बीजेपी के साथ में आने का मतलब ये नहीं कि मैं सेकुलर नहीं रहा। सेकुलरिज्म के सिद्धांत अपनी जगह हैं, तो वो भी एक वहां पे जब हरियाणा की तरफ फोकस जाएगा तो वहां पे हमको और बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की तरफ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। महाराष्ट्र की तरफ फोकस तो जा ही रहा है और आने वाले समय में और होगा, क्योंकि वहां भी चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर निगाहें टिकी हुई हैं। हम लगातार उसकी चर्चा कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ मोहन भागवत आखिर
क्यों बार बार नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहे हैं, ये भी समझना होगा। सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। जरा बताइए कि ये दोनों राज्य और उसमें कांग्रेस का हाथ मजबूत होता हुआ और नरेंद्र मोदी पर आफत बरसाते हुए उनके ही लोग, चाहे हरियाणा में उनकी पार्टी के लोग उनका रास्ता जो है वो घेर रहे हैं क्योंकि वो साथ छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस जो पितृ संगठन है वो भी अब आंखें दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 10 सालों से चुनाव नहीं करा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय निकाय है उनके भी चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये चुनाव न कराने की जो वजहें हैं, क्या जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई हैं? लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नाराजगी है वो जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता के नाम पर राष्ट्रवाद का नारा गढ़ती है। जम्मू कश्मीर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एक पूर्ण राज्य भारत देश को सौंपा था। एक पूरा का पूरा राज्य इसमें शामिल हुआ था। उस राज्य का दर्जा खत्म हो गया और उस राज्य को आपने बांट दिया। कौन सा इस देश का कौन सा ऐसा इलाका है जो बिना वजह, कोई आंदोलन तो वहां चल नहीं रहा था, लोगों की कोई मांग तो थी नहीं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ही बटा, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। झारखंड और बिहार भी बटा, लेकिन उत्तराखंड का झारखंड का जो आंदोलन है लंबे समय तक चला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने संघर्ष किए, सालों सालों आंदोलन चलता रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही बटा, छत्तीसगढ़ के लोगों ने लंबे समय तक वो आंदोलन किया। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में कोई आदमी निकल के कह रहा था कि मेरा राज्य बांट दीजिए, आप इस राज्य को बांट करके एक राज्य का दर्जा खत्म कर दीजिए और एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए? किसने कहा था? लेकिन आपने उस राज्य को बिना जनता की अनुमति के आपने बांटा, और उस राज्य को बांटने के लिए जो विधानसभा से प्रस्ताव निकलना चाहिए था, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए आपने वहां राज्यपाल का शासन लगाया, राष्ट्रपति शासन लगाया। तो उस राज्य के लोग इसको कैसे स्वीकार कर लेंगे? और गोया चली स्वीकार भी कर लेते। पिछले 10 सालों में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर अपना खोया हुआ वैभव वापस पा पाया है? या जो उसके पास वैभव था उस वैभव की श्रीवृद्धि कर पाया है? उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन हो पाया? वह राज्य प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इस देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल रहा है। प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति के मामले में इस देश से महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। क्या दे दिया आपने? आखिर कौन सी वजह है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक, घाटी का नागरिक या जम्मू क्षेत्र का नागरिक, अनंतनाग का नागरिक और डोडा का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाए? भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से कहा कि वो आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रपति राज्य का चुनाव अभी कराना संभव नहीं है। क्या रुक गई घटनाएं? 2014 से लेकर के 2024 के बीच में क्या उस राज्य में आतंकी घटनाओं में नागरिकों की हत्याएं नहीं हुई? घाटी में जो घटनाएं होती थी इस हिंसा की, वो जम्मू के क्षेत्र में हो रही है। इन इलाकों में कभी नहीं होता था। सामा में कभी नहीं सुनाई पड़ता था। इक्का दुक्का घटनाएं हो गई, अब वहां भी हो रही हैं। लोगों के सामने एक गलत तस्वीर, तथ्य से परे तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आपने बताना शुरू किया कि वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ गई, और इसको साबित करने के लिए आपने वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों और अमरनाथ के तीर्थयात्रियों को भी शामिल कर लिया, जो कभी नहीं होता था। जब भी पर्यटकों की संख्या गिनी गई है जम्मू कश्मीर में, उसमें वैष्णो देवी के तीर्थयात्री कभी नहीं गिने गए, अमरनाथ के तीर्थयात्री कभी नहीं गिने गए, आपने वो भी गिन दिया। तो मिला क्या? आपने बड़े पैमाने पर प्रचार किया कि साहब देश का कोई भी नागरिक जाकर के जम्मू कश्मीर में बस सकता है। अरे जो राज्य को छोड़ के चले गए कश्मीरी पंडित, आप उनका ही आंकड़ा बता दीजिए कि कितने लोगों का पुनर्वास हुआ। 10 साल से आप केंद्र सरकार अपने सत्ता चला रही है। आप ये बता दीजिए कि जो लोग विस्थापित हुए थे अपने घरों से, किनको आप उनका पुनर्वास कर लिया?
जिनको आपने नौकरियों पर रखा वो लोग हड़ताल में धरने पर बैठ गए कि हमको यहां से हटाइए, हम सुरक्षित नहीं है। जी। कितनी टारगेट किलिंग हुई, लोगों में क्या उस सुरक्षा का भाव नहीं पैदा हो पाया। तो क्या कांग्रेस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पैंथर पार्टी, क्या वामपंथी दल, ये संभव है कि जो जनता के बीच जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ माहौल बनाया है वो कहीं से भी उसमें गिरावट आ सकती है? अगर भारतीय जनता पार्टी इस साल के लोकसभा के चुनाव में घाटी में अपने उम्मीदवार खड़े करने में सफल नहीं, उम्मीदवार तक उसको नहीं मिले, जम्मू के इलाके में जम्मू और उधमपुर का जो लोकसभा का क्षेत्र था उसमें उसकी जीत का अंतर कम हो गया, तो आखिर जम्मू कश्मीर में कौन से कारण ऐसे हो गए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर ले? भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है लोगों से कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है उसमें कांग्रेस की क्या राय है? सबकी राय यह है कि उस राज्य को राज्य का बहाली, उसके राज्य की बहाली होनी चाहिए। एक और एकमात्र इशू है उस राज्य में, वह है स्टेटहुड की वापसी। उसमें सभी तीन जो चारों पार्टियां हैं वह एक साथ है। जम्मू कश्मीर तो जो इंडिया दल समूह, जिसमें आप कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर पार्टी और वामपंथी दल, खासतौर से सीपीएम, ये जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन वो भी इंडिया दल समूह से कम बीजेपी के साथ नहीं दिखाई पड़ रही। और जो लोकसभा के चुनाव में उनकी स्थिति हुई बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का, उनके साथ भी अगर वो बीजेपी के नजदीक भी दिखाई पड़ेंगे तो उनका राजनीतिक नुकसान ही है। तो जम्मू कश्मीर तो भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति बनती नहीं। पिछली बार इनको 25 सीटें मिली थी। 25 सीटें अगर मान लीजिए कि जम्मू क्षेत्र में हो जाए, कहां से 21 सीट लेकर के आएंगे? और 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। कौन उनका साथ देगा? आप गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और सज्जाद लोन साहब की स्थिति आपके सामने है। जाएगा कौन आपके साथ? लोग पार्टी क्यों छोड़ते हैं? कांग्रेस में लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? हरियाणा के लोग कांग्रेस में क्यों शामिल हो रहे हैं? 28 लोग अब तक वहां से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, इसमें मंत्री भी शामिल है। सावित्री जिंदल जैसा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पार्टी के कह रहा है कि नहीं, अगर हमको टिकट नहीं मिला और टिकट पार्टी उनके इलाके से दे दिया किसी और को, तो निर्दलीय उम्मीदवार होने की उन्होंने घोषणा कर दी। उनके पुत्र सांसद है बीजेपी के, मंत्री इस्तीफा दे दिए, सिटिंग एमएलए वहां का इस्तीफा दे दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में स्थिति बनती थी? आप याद कीजिए, कर्नाटक का जो चुनाव हो रहा था 30% उम्मीदवार बदले थे भारतीय जनता पार्टी ने, 30%, और उसमें से केवल तत्कालीन विधानसभा, उस समय के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री एक प्रमुख नेता थे जो कांग्रेस में शामिल हुए थे। अधिकांश नेता बीजेपी के साथ बने रह गए, कुछ गिनती के लोग आए। आप याद कीजिए गुजरात की स्थिति क्या थी? मुख्यमंत्री से लेकर के एक एक व्यक्ति को बदल दिया पार्टी में रातों रात। कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। आज हरियाणा में जब आपने अपनी पहली लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में तमाम लोग विद्रोह करके कांग्रेस में शामिल हो गए या पार्टी से इस्तीफा दे दी, यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, संगठनकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व के नाम पर चुनाव जीतने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तोड़ फोड़ करके फिर ये भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार वापस लेना चाहती है। यह संभव होता नहीं कहीं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इनका पार्टी में शामिल होना, ये भले कोई नेता हो या ना हो, लेकिन ये सदस्यता ग्रहण करना कांग्रेस के पक्ष में एक असाधारण परसेप्शन बनाता हुआ एक घटनाक्रम कि लोगों के बीच में उस राज्य के जो प्रमुख चेहरे हैं उनके बीच में कांग्रेस की विश्वसनीयता बढ़ी है। और इस साल का लोकसभा का चुनाव का परिणाम भी ये बताता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का जन समर्थन बढ़ा है। कांग्रेस भी अपने बूते नहीं बल्कि दुनिया देश के पैमाने पर जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह चुनाव लड़ेगा, इसको भी कांग्रेस ने यह संदेश देने की पूरी कोशिश कर रही है। 2014-2019 के विधानसभा चुनाव अगर आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी कहीं महत्वपूर्ण पार्टी नहीं है, कोई मत प्रतिशत उसका ऐसा नहीं है कि आप उसकी बहुत गिनती हो। 2024 का लोकसभा का चुनाव भी आप देख लीजिए, उसमें भी आम आदमी पार्टी की कोई ऐसा जन समर्थन नहीं है कि उसके वो कांग्रेस के लिए कोई बेचैनी का कारण हो। लेकिन कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना, कांग्रेस के साथ
हरियाणा में समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रचार किया जाना, ये एक मैसेज जाएगा कि इस इंडिया दल समूह मिल करके हरियाणा में बीजेपी को हराना चाहता है। और यह विश्वास दिलाना आम आदमी के लिए बहुत ही आवश्यक है, आम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और यह परसेप्शन अगर जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य परसेप्शन नहीं है, इसे कोई मुकाबला नहीं कर सकते आप। अगर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप टिकट बदल देते हैं और उस मुख्यमंत्री के अंदर विषय नहीं हो, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक नेता जिसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो विद्रोह पे आमादा हो गए, मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को मनाने गए, उस व्यक्ति ने नेता मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाए, देखा तक नहीं उनको। भारतीय जनता पार्टी इन स्थितियों के लिए कभी नहीं जानी जाती रही है, खासतौर से 2014 के बाद से। जी अगर आपकी स्थितियां बनी है तो जो राजनीतिक, ये देखिए आप ये तस्वीर में ये मतलब मुख्यमंत्री तक से जो नेताजी यहाँ हाथ नहीं मिला रहे हैं, देख तक नहीं रहे उनकी तरफ। आखिर स्थितियां बन क्यों गई? क्यों कि नेतृत्व के बल पर, मुख्यमंत्री के बल पर, सरकार के बल पर, संगठन के बल पर चुनाव जीतने की स्थितियां नहीं है। वहां लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो एक छोटा सा राज्य हरियाणा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा के चुनाव में सभी लोकसभा की सीटें जीती थी। 2019 के ही चुनाव में निश्चित रूप से सदस्यों की संख्या कम हुई, लेकिन पार्टी सरकार बनाने में वो भी सफल रही। आज जो सहयोगी पार्टियां थी उनके साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना नहीं चाहते। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना नहीं चाहते, उनके साथ मिलकर चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। कोई सहयोगी हरियाणा में बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर वो लोग भी आकर्षित हो रहे हैं जो प्रमुख व्यक्ति हैं लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में भले शामिल न रहे। जी विनेश फोगाट के साथ कोई व्यक्ति अगर खिलाड़ी अपने मुद्दों को लेकर के कोई राजनीतिक दलों को समर्थन कर रहा है तो राजनीति कैसे हो जाएगी? क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पर हैं तो राजनीतिक दलों को समर्थन दें, उनके साथ खड़े हों, भले उनके कार्यक्रम में जाए चाहे न जाए। और राजनीतिक दलों के द्वारा अगर उनका समर्थन दिया जाता है तो क्या वो राजनीति हो जाएगी? इसका मतलब कि जो विरोधी घटनाएं हो रही हैं और अगर आप बीजेपी उसका समर्थन करती है तो उसमें राजनीति नहीं है। अगर आप कोलकाता की घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो राजनीति नहीं है। सवाल राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस ने अगर इस खिलाड़ियों को समर्थन दिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये। अगर आप समाज में रहते हैं तो लोगों की समस्याओं के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनकी मांगों के या तो विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए। तो ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। बिल्कुल मेरा अपना मानना यह है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का चुनाव, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी, संगठन की कमजोरी, ये बड़े कारण हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपने बैकफुट पर है। बहुत मजबूती स्थिति नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था भी नहीं रह गई है। जी हरियाणा और जम्मू एक बात मैं अपने बस कर दूं। आपने कहा था आरएसएस वाली बात, मैं इस विचार से असहमत हूं कि आरएसएस और बीजेपी में कोई संघर्ष है। यह केवल आरएसएस की यह कोशिश है, इस तरह का बयान। क्यों आरएसएस नाराज हो जाएगी? आरएसएस अपने उत्कर्ष के दिनों में घूम रही है। जितने उनके लोग हैं वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आरएसएस के एजेंडे को सरकार पूरी आक्रामकता के साथ लागू कर रही है। भागवत साहब को जितने सत्ता के सुविधाएं मिल सकती हैं सब उनको मिली हुई है। तो और अगर आरएसएस चाहे तो आप सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस की अवहेलना आज की है? आप याद कर लिए 2002 से गुजरात में क्या आरएसएस संगठन कोई रह गया? उस समय से लेकर के आज तक संघ मोदी का विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि एक ऐसा नेतृत्व उनके पास मिला जो उनके एजेंडे को भरपूर तरीके से लागू कर रहा है। तो उस बयान को मैं केवल यह मानता हूं, लोगों को यह एक तरह का संदेश देने की कोशिश है कि वो जनता के साथ अपने आप को खड़ा होता हुआ दिखना चाहते हैं, उनको रोकना नहीं चाहते। जी अनिल सिन्हा जी, आप कैसे देखते हैं आरएसएस के इस बयान को और आज के घटनाक्रम को, खासकर कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हो रहा था? सहमत हूं सुनील जी से। आरएसएस उनको मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के जो वर्तमान नेतृत्व से अलग है करके चलना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मामला ऐसा है कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं। बीजेपी को अगर बचाना है तो आरएसएस को ये दो लाइन लेकर चलनी है। वो है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है
ये जो उन्होंने कहा, वैसे महाराष्ट्र में मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ खुद बीजेपी के अंदर इतना रोष है कि उसको भी वो सालाना चाहते हैं। इसीलिए आरएसएस इस तरह का दो लाइन ले रही है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी का मतलब आरएसएस का सबसे बड़ा मतलब जो अभी टास्क यही है, वो किस तरह से इसको बचाती है, क्योंकि ये चुनाव हाथ से निकला हुआ है, ये मानकर वो भी आरएसएस भी समझ रहा है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसको मैनेज करें। और उसने बकायदा मीटिंग भी की, उसने कोशिश की कि नितिन गडकरी आ जाए इसमें, मतलब ये जो बचाने की मुहिम है, लेकिन उनका भी रवैया ऐसा है कि वो अभी नहीं कोई जिम्मेदारी लेना चाहते या बीजेपी को महाराष्ट्र में बचाने के की लीडरशिप को साथ देने के तो वो नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से यही आपने देखा होगा कि उनका बयान भी आया जो इसके बारे में शिवाजी मूर्ति के महाराज शिवाजी का जो मूर्ति का जो हुआ ये, उस पर उन्होंने कहा कि गलती जो है स्टेनलेस स्टील वाली, मतलब उन्होंने एक तरह का वर्डिक्ट ही दे दिया कि क्या आप कर रहे हैं जांच की बात, वो तो आपने चीज गलत मटेरियल लगाया है और तब किया। अब वो ऐसी जगह उन्होंने ये कहा जो कि फिक्की का था, जहां जरूरी नहीं था इस बारे में कोई बात करना। इसका मतलब वो इंतजार कर रहे थे। तो बीजेपी एकदम यहाँ टूट फूट की स्थिति में महाराष्ट्र में है। और अभी इमीडिएट टास्क, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय है, आरएसएस ही ने बीजेपी को जो भी संभाला यहाँ महाराष्ट्र में, एक ऐसा ही एकमात्र राज्य है जहां आरएसएस के कारण बीजेपी यहाँ आगे बढ़ी। बाकी जगह कई प्रोसेस था डेमोक्रेसी का जिसकी वजह से लोग यहाँ थे, यहाँ आरएसएस ने ही इसको पैदा किया और आगे बढ़ाया। तो उसने ये कमान अपने हाथ में संभाल ली है। अब है क्या कि जो डिफरेंट वो नैरेटिव्स है उसको कंट्रोल करना है। इसी में उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा, और आपने सुना भी होगा कि नेपथ्य से हंसी की आवाज आ रही है, तो वो जो जिनको कहना था वो लोगों ने वो हंसे भी कि कौन कह रहा है, मतलब जो मैसेज देना था। तो ये तो मैं सुनील जी से सहमत हूँ। दूसरा ये है कि देखिए जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से बीजेपी मतलब कांग्रेस में जो लोग आ रहे हैं लगातार, इसके पीछे रीजन छोटा मोटा नहीं है। एक आइडियोलॉजिकल ट्रिम्फ जिसको आप कहते हैं कि विजय जो है मतलब हासिल की है ये ने मतलब राहुल गांधी ने, एक तरह का एक कंसिस्टेंसी जो आप कहते हैं वैचारिक विचारधारा की है वो उन्होंने दिखाया। अडानी अंबानी का है, कितना आपको ध्यान होगा कि लगातार लोग उनको मना करते रहे उसका नाम लेना है। सावरकर का नाम मत लो, आप आरएसएस के खिलाफ डायरेक्ट मत बोलो। ये सारी सलाह लोगों ने, इवन उनके अंदर के लोगों ने दी है कई बार, और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना वो। और ये जैसे जाति जनगणना वाला मामला, तो एक कंसिस्टेंट आइडियोलॉजिकल जो ये कहते हैं कंसिस्टेंसी जिसको आप कहेंगे, वो उन्होंने निरंतरता वो कायम की है। तो राहुल गांधी ने जो विचारधारा के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, अब अभी आप कह रहे हैं राहुल गांधी एक बड़ा फैक्टर है कश्मीर में। आप ये मत भूलिए कि कश्मीर की क्या बात है। राहुल गांधी इसलिए बड़ा फैक्टर है कि महात्मा गांधी की 47 में यात्रा जो हुई थी अगस्त के बाद, उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब ठीक राहुल गांधी को मैं उनके बराबर नहीं खड़े करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह से जिस तरह और महिलाओं का जो बातचीत है या नौजवानों का जो उनके प्रति रिस्पॉन्स है, उससे आपको पता चलेगा कि एक जो इमोशनल जो भावनात्मक जो संबंध जो कायम किया है उन्होंने, वो एक फैक्टर हो गया। वहां बाकी फैक्टर गौण हो रहे हैं। और बीजेपी तो लगातार कोशिश है पर्दे के पीछे से, इवन जमात इस्लामी का या गुलाम नबी आजाद का इस्तेमाल करके, या रशीद इंजीनियर की पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी, सज्जाद लोन की पार्टी, वो सबको मैदान में ला करके मतलब मिनी ओवैसीज आप कह सकते हैं, वो क्रिएट करके चाहती है कि किसी तरह इंडिया गठबंधन को हराए, लेकिन वो जम नहीं रहा है। तो इसीलिए पूरा ये नैरेटिव का मतलब के विजय का मामला है, विचारधारा के विजय का मामला है, जो आपको महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। अब अजित पवार क्या कह रहे हैं, वो आइडियोलॉजी का सवाल उठ गया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम सेकुलर, उन्होंने अभी के इंटरव्यू में कहा है कि भाई देखिए हम एनडीए में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सेकुलर अपना सेकुलरिज्म छोड़ दिया है।
इसका मतलब कि हिंदुत्व का हम समर्थन नहीं करेंगे। तो और भी कई चीजें उन्होंने कही। अब वो पवार के खिलाफ बोलना छोड़ चुके हैं, या और 60 सीटें मांग रहे हैं वो, तो वो उसको मैनेज करना। तो आरएसएस की जो पहलकदमी है वो है बीजेपी को बचाने की। उनका मोदी से बड़ा कंसर्न अब ये है कि जो मोदी और अमित शाह ने जिस तरह जो डैमेज किया है वो डैमेज कंट्रोल करना है। फिलहाल उनको उतारना है या उनको ये कोई लेसन देने का है, वो उसका टारगेट नहीं है कि बचो किसी तरह से, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है। तो ये सिचुएशन है। मुझको लग रहा है कि इसमें एक और चीज में ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो है, जैसे अब विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट भी इसलिए यहाँ आई है। आप सोचिए कि यही अगर 4 साल पहले 5 साल पहले की बात होती तो समर्थन के बाद भी कांग्रेस में शामिल होने की उनकी हिम्मत नहीं होती या वो सोचती नहीं। लेकिन जो रिस्पॉन्स है लोगों का जो अब ये है दिख रहा है, तो वो मतलब मेल उनको लग रहा है कि इस कदम से उनको कोई कठिनाई नहीं होगी और अच्छा है। और दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और विनेश की अपनी लोकप्रियता इस ओलंपिक के हादसे या जो भी कहे उसके बाद जो बढ़ी है वो भी काफी हुआ है। तो एक दूसरे का एक तरह से पूरक बन के आए हैं। राजेंद्र गौतम वाला भी मामला है, बहुत बड़ा मैसेज है ये जो दलित पॉलिटिक्स है उसके लिए, क्योंकि गौतम की उपस्थिति जो है, जो उनका जो ये है क्या कहते हैं, देश भर में छोटे छोटे संगठनों से भी उनका रिश्ता है, वो उस तरह से उनका बनाया है उन्होंने। तो राजेंद्र गौतम एक तरह नया जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है उसके काफी बड़े फिगर हैं उस हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से। तो ये सारा मिल करके आप देख रहे हैं कि चेंजेस जो हो रहा है वो चेंजेस कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की यूनिटी पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा फोकस है कि आम आदमी पार्टी की ताकत हो या ना हो, लेकिन हरियाणा में हम करेंगे उससे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डिफरेंसेस हो, लेकिन हम करेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन एज सच उसको ताकत उसकी बनाए रखनी है, ये उनका फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत सारी बातें इंडिया गठबंधन से लेकर महाराष्ट्र और वहां से लेकर इधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव और उसमें आरएसएस की भूमिका, इन सब पे आप अपनी बात रख रहे थे। अब जल्दी से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, आपके पास आधे घंटे का वक्त है और आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात रखिए ताकि सबकी बात मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना शकील जी, आपका एक लंबा वक्त गुजरा है जम्मू कश्मीर में, इसलिए जम्मू कश्मीर का जिक्र भी आ रहा था तो मैं सोच के बैठा था कि आपके पास आऊंगा तो जम्मू कश्मीर के बारे में समझूं आपसे, वहां की राजनीति को। और 10 साल के बाद जो ये चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में एक तरफ बहुत शानदार बात की तरफ इशारा अभी प्रशांत टंडन जी ने उस समय ध्यान दिलाया कि आज जो घोषणा पत्र आया है इनका, बीजेपी का, उस घोषणा पत्र में स्टेटहुड की बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी स्टेटहुड की बात करके आए हैं और जून के महीने में आखिरी में नरेंद्र मोदी ने वही बात की थी। आखिर क्या कारण है कि स्टेटहुड को इन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे को छीना और वापस अब देना नहीं चाहते हैं, यानी वादे से मुकर गए नरेंद्र मोदी। और ये वादे से मुकरना क्या आने वाले समय में बीजेपी की राजनीति और इस चुनाव में उसकी फजीहत करवा सकता है, ये मसला जम्मू कश्मीर में, और क्या इसका असर दूसरे राज्यों पे भी पड़ेगा, कैसे देखा जाए। और इन सब में चूंकि आप राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा में वहां समापन के वक्त थे और उस वक्त भी आपने देखा और बाद में भी, आज की तारीख में राहुल गांधी की सियासत जम्मू कश्मीर पर कितना असर डालती हुई नजर आती है? देखिए राजीव जी, बीजेपी का सारा जोर जो है एनसी के घोषणा पत्र पर, एनसी के साथ कांग्रेस के समझौते पर है। अपने घोषणा पत्र के बारे में बात न करके वो एनसी के घोषणा पत्र पर उसी तरह बात कर रहे हैं जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर की थी। रात दिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है ये लोगों को बताते रहे और उस बहाने लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र ढूंढ ढूंढ के पढ़ते रहे। लाखों की तादाद में कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा गया और मंगवाया गया, उसकी हार्ड कॉपी भी और नेट पर भी। और नतीजा क्या हुआ
कि 240 पर बीजेपी सिमट गई। बीजेपी के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है उसकी नकारात्मक राजनीति के साथ कि वो अपनी बात न कह के हमेशा दूसरों की दिखाती है। एक छोटा सा उदाहरण हम 2009 के चुनाव का दे दे। 2009 के चुनाव में बीजेपी की हार का एक सबसे मुख्य कारण यह था कि उसके सारे पोस्टरों पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह थे। इनके बारे में बात कर रही थी वो, और जो अडवाणी जी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उनके बारे में सबसे कम बात कर रही थी। और ऐसा ही अभी कश्मीर में फिर कर रही। देखिए, कश्मीर में जो स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को बहुत सारे अतिरिक्त अधिकार दिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल को दिए गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के। तो बीजेपी के सोच में तो वहां स्टेटहुड है ही नहीं है। लोगों को बरगलाने के लिए मोदी जी के आए थे, या मोदी जी फिर भी कह देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पूर्ण राज्य का दर्जा जो है अगर उन्हें रखना ही होता तो क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक राज्य के आप पहले 2 टुकड़े कर दो और फिर दोनों राज्यों को आप आधा राज्य बना दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो? तो ये तो उन्होंने जानबूझ के किया है और इसका नुकसान उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी जो है वो जम्मू के सीटों की बदौलत चाहती थी कि मैं यहां पे एक अच्छी स्थिति में आ जाऊंगी और कश्मीर से मुझे गुलाम नबी आजाद कुछ समर्थन दे देंगे तो शायद मेरी सरकार वहां बनने की संभावना हो जाए। मोदी जी जो पहली बार कहते रहते हैं, तो उनका एक ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दे। देखिए, बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जो आधार उनका है जम्मू, वहां पे भी उनकी जो 25 सीटें हैं वो 25 रिपीट करना भी बहुत मुश्किल है। जम्मू में बहुत नाराजगी है उनके खिलाफ, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जम्मू में भी कोई काम नहीं हुआ। जो वादा किया था वो तो सारे भावनात्मक वादे थे कि 370 हटेगा तो ऐसा हो जाएगा, कश्मीरी आप पे डोमिनेट करते हैं, ये सारी भावनात्मक बातें थी। लेकिन जब उपराज्यपाल वहां पे आ गया, सारा का सारा व्यवस्थाएं में कश्मीरी लोग या कश्मीरी प्रभुत्व अलग हो गया, तो क्या मिला? तो भी कुछ नहीं मिला। तो जम्मू के लोगों की आंखें खुल गई हैं। जम्मू के लोग भी समझने लगे कि ये सारी की सारी बातें जो काल्पनिक थी, केवल वादे थे। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पे समझौता बहुत अच्छा हुआ है। उस समझौते की वजह से वहां पे जो है दोनों जगह, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी, दोनों पार्टियों को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। कश्मीर में जो चैलेंज है इन दोनों के लिए वो थोड़ा सा महबूबा मुफ्ती की तरफ से है और थोड़ा सा छोटी छोटी पार्टियां हैं बहुत सारी, उनकी तरफ से है। लेकिन जम्मू के अंदर बीजेपी के खिलाफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छा लड़ेगी, उसकी भी वो भी लड़ रही है, और कांग्रेस भी बहुत अच्छा लड़ेगी वहां पे। उधमपुर और जम्मू का जो चुनाव हुआ अभी लोकसभा का, दोनों जगह जो है मार्जिन कम रहा जीत का बीजेपी की। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि वहां पे बीजेपी के लिए कोई अच्छी हालत नहीं है। और एक बात और कह दें फिर हम खत्म करते हैं कि आज जो है हरियाणा के मुद्दे पे कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आज जो पोडियम था उसके ऊपर कांग्रेस ने किसी भी गुट के किसी नेता को नहीं बिठाया। हरियाणा का कोई नेता वहां नहीं था, केवल प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान जी। इनका पूरा नफरत वाला गैंग सब कुछ कर चुका है। समाज को इतना विषाक्त बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है। मुसलमान समझकर आर्यन मिश्रा को मार दिया। उज्जैन में दिन में रेप हो रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं। यहाँ तक समाज पहुंच गया है। तो अब इतना करने के बाद भी अब कुछ बचा नहीं है कि बीजेपी उसमें कोई बहुत फायदा उठा पाए। राहुल गांधी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। दूसरा कि नरेंद्र मोदी इतना कुछ कह चुके हैं कि 1 मिनट में उनकी क्लिप सामने आ जाती है जो पुराने उनके बयान हैं। जैसे मान लीजिए कश्मीर का ही मामला, स्टेटहुड का मामला, अभी कुछ बोलेंगे, आज अमित शाह पूरा गोल कर गए। वो मुख्य मुद्दा राजीव जी ये है कि बीजेपी से
जो हम लोग 8 अक्टूबर को देखेंगे, एक बड़ी रणनीतिक भूल हुई है कि इन्होंने झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ नहीं कराए। और उस चुनाव में जब वो जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव, जैसा राजीव जी मैं पहले कह चुका हूं, ना ये चुनाव हुड्डा का है, ना ये चुनाव किसी और का है, नायब सिंह सैनी का या खट्टर का। हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है। और अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, आप देखिए कि मोहन भागवत कैसी बात कर रहे हैं। तो हरियाणा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता नहीं कि उनमें कोई ऐसी इच्छा शक्ति या इतना कोई ताकत बची है। जिस तरीके से राहुल गांधी 15 साल उनके खिलाफ एक अभियान चला, उसके बावजूद वो व्यक्ति मौजूद है और अपनी विचारधारा के साथ मौजूद है, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और एक आखिरी बात, राहुल गांधी विदेश में होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। इस बार लीडर अपोजिशन के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, पश्चिम के देशों में, उन डेमोक्रेसीज में लीडर अपोजिशन का जो अहमियत है वो इमीडिएट प्रधानमंत्री के बाद है। वहां पे उस तरीके का माहौल नहीं है, तो वो बहुत ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और पश्चिम, खासकर राहुल गांधी को बांग्लादेश के मामले पे, इस रीजन के मामले में, और खासकर चाइना के मामले पर, चाइना को कंटेन करने के लिए भारत के नेता के पास क्या रोड मैप है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को उन्होंने आजमाया और पूरी छूट दी, पूरी ढील दी, पूरा मौका दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी चाइना को लेकर वो प्रॉमिस नहीं दे पाए वेस्ट को जो चाहिए जी। वो राहुल गांधी से उनको उम्मीद है। और राहुल गांधी पिछली बार जब अमेरिका गए थे तो एक रोड मैप दिया था चाइना को लेकर, और आज भी जब राहुल गांधी अमेरिका में होंगे तो मेरी निगाह इसी बात पे होगी कि चाइना के मामले में क्या बोलते हैं। जी राज। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना के बारे में क्या बोलते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी एलओपी के रूप में हैं, गए हैं और उन पर निगाहें टिकी हुई हैं दुनिया की भी, क्योंकि उधर अमेरिका में इस वक्त चुनाव का माहौल है। और क्या राहुल गांधी भी अब की बार ट्रंप या किसी और का नाम लेंगे? क्योंकि राहुल गांधी को फॉलो करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसी महीने के आखिर में अमेरिका, याद रखिए। और ट्रंप के बारे में क्या नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे? बहुत कुछ है जो अभी समझना जरूरी है। आने वाले समय में उस पर निगाहें भी टिकी रहेंगी। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की यात्रा और देश में चुनाव, और उन सब में नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जा रहा है? हालांकि कल देर रात नरेंद्र मोदी वापस आ गए, लेकिन देश आ चुके हैं। अब अगली तैयारियां उनकी चल रही हैं आगे जाने की, लेकिन उससे पहले चुनाव है। तो मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है यही कि वो चुनाव से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, इसीलिए वो बार बार विदेश जा रहे हैं। दरअसल मोदी जी के साथ समस्या ये होगी कि इस साल के लोकसभा के चुनाव के साथ ही मोदी मैजिक का असर खत्म हो गया है। मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतने की जो एक आदत भारतीय जनता पार्टी को बन गई थी, उस आदत से भारतीय जनता पार्टी मुक्त होने का प्रयास कर रही है। मुक्त होना ही पड़ेगा उसको। बात राकेश पाठक जी ने कहा कि कांग्रेस परसी हुई थाली दूसरे को सौंपने के लिए में माहिर रही है। इस बार या अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें थाली पे रसोइये का नियंत्रण है। रसोइया जिसको देगा वही खा पाएगी उस थाली को। ये अधिकार आपके पास नहीं बचा है, और वो रसोइया है आम जनता। उसने ये तय कर दिया है कि वो किसके साथ जाएगी। राहुल गांधी का श्रेय इसमें जाता है कि उसने रसोइये को सतर्क कर दिया। रसोइये को यह बता रखा है कि इस थाली की छीना झपटी किस तरह से मची हुई है, और थाली को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में छीन ली, गोवा में छीन ली, मध्य प्रदेश में छीन ली, महाराष्ट्र में छीन ली। यह लोगों को उसने राहुल गांधी ने सतर्क कर दिया। तो अब इस थाली के ऊपर कांग्रेस का नियंत्रण नहीं है, इस थाली पे रसोइये का नियंत्रण है। खाएगा वही जिसको रसोइया देगा, कोई और नहीं ले पाएगा वो। और उसको पता है कि किसको देना चाहिए, कौन मांसाहारी है और कौन शाकाहारी है, कौन क्या खाएगा।
इसलिए अब कोई ये इस मुगालते में किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी का मैंने एक भूमिका में मानता हूं कि विपक्ष को उन्होंने विश्वसनीयता दिलाई, विपक्ष के प्रति लोगों के मन में यह विश्वास दिलाया कि यह विपक्ष मजबूती के साथ एक साथ मिलकर के लड़ सकता है और बीजेपी को हराया जा सकता है। 2014 में 2019 में कोई बात करता था क्या? लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी यह पराजय है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जो तौर तरीके अपनाए उसका भी काट किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन राहुल गांधी अकेले इस देश के नेता रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों पर लगातार प्रहार करते रहे। उसमें सबसे बड़ा सवाल था सांप्रदायिकता का, धर्मनिरपेक्षता का। यह जो विश्वसनीयता बढ़ी है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के इस नेता को अविश्वसनीय ही बनाती रही। कभी वो कांग्रेस के कार्यक्रमों नीतियों पर हमला नहीं कर रही थी। वो हमेशा बात करती थी कि राहुल गांधी देश छोड़ के भाग गया, राहुल गांधी इलेक्ट्रल पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी पप्पू है, पता नहीं क्या क्या है, कि वो एक विश्वास न हासिल कर पाए। राहुल गांधी ने उस विश्वास को हासिल कर लिया, बीजेपी को खारिज कर दिया। विदेशों में कही गई बातों को जो लंदन में उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की आलोचना कर दी, सबने सुन लिया कि क्या कहा राहुल गांधी ने। कहा आपने कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग है, लोगों ने पढ़ लिया कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो अब यह नैरेटिव नहीं बनने वाला है कि यूएस में जाकर के राहुल गांधी ने क्या कहा। और राहुल गांधी कोई ऐसा तो नहीं है कि साल महीनों के लिए गए हैं, 2-4-10 दिन के लिए गए हैं, वो 2-4 दिन में फिर उनको वापस आ जाना है और फिर अपने चुनाव। और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक अभियान शुरू करके हो गए। तो ये भी आप नहीं कर सकते कि यहाँ चुनाव हो रहा है और वहां न्यूयॉर्क में टहल रहे हो, कॉफी पी रहे हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे आप। कहा तो यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वो नेतृत्व जो चुनाव घोषित होने के पहले दर्जनों सभाएं कर लेता था, अरबों खरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन हो जाते थे, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री को लोगों के लेकर के कोई विश्वास आपके पास नहीं है। और स्टेट हुड वाले सवाल पर जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री जी ने संसद में कहा है कि राज्य को बहाल करेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया कि हम राज्य को बहाल करेंगे, और आप राजनीतिक रूप से कोई बयान नहीं देने के लिए तैयार है। तो अपनी विश्वसनीयता तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है बुरी तरह, और यहाँ राहुल गांधी लीड लेते हुए, और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पिछले 2 साल से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, खासकर तब से जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। लेकिन अब चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी पर निगाहें क्यों टिकी जा रही हैं? क्यों अब युवा वर्ग भी राहुल गांधी की तरफ? अब युवा वर्ग इस ढंग से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी ये दावा करते थे कि युवाओं का साथ, उनके हाथ जो है उनके साथ है। लेकिन अब युवाओं का हाथ क्या राहुल गांधी के साथ है? और क्या यहां से एक अलग ताकत है राहुल गांधी के साथ? क्योंकि राहुल गांधी अभी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की जगह पर भारत डोजो यात्रा की बात उन्होंने कही है, और इसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हुई। जरा क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं अनिल सिन्हा जी, राहुल गांधी की राजनीति में यहां कैसे बीजेपी जो है वो इससे पार नहीं पा रही है? क्या कारण है? क्योंकि नरेंद्र मोदी और इतने बड़े बड़े राजनेता बीजेपी में हैं, और साथ में सबसे बड़ा जिसके बारे में आप कह रहे थे मोहन भागवत और उनका पूरा दलबल है, उसके बाद भी स्थिति ऐसी क्यों होती जा रही है? नहीं, वो प्रॉब्लम ये है कि एक बार देखिए, ब्रांड आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि फिल्म में जब आपका चालू मतलब फ्लॉप होने लगती है फिल्म, तो आपके पास आप कोई स्क्रिप्ट भी लाइए तो कुछ नहीं, या ऐसे छू दिया तो फिल्म हिट हो जाती है। तो वो हिट होने का जो सिलसिला 2019 तक चला, उसके बाद से कई बार वो फिसला, लेकिन वो उतना नैरेटिव उसका खराब नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है वो ब्रांड पूरी तरह से ये फेल हो गया। इस चुनाव को जिस तरह से मिसहैंडल किया उन्होंने अपने काम से, ये जो नॉन बायोलॉजिकल बता करके, या कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मंगलसूत्र, ये सब उन्होंने अपने को खुद ही कर लिया, डिरेल कर दिया अपनी पॉलिटिक्स को। और ये पॉलिटिक्स डिरेल हुई है इसीलिए कि अब इससे ज्यादा कहने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। बीजेपी के पास या आरएसएस के पास 1925 से लेकर अब तक ज्यादा कुछ कहने के लिए कभी था नहीं। प्रॉब्लम ये था क्या कि कांग्रेस जब जब बुरी स्थिति में आई या उसका अपना ग्राफ गिरा तो उसका फायदा उसने उठा लिया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स था। अब वो जो है कांग्रेस जब रिवाइव हो रही है तो अब ये लॉजिकल है कि कांग्रेस वो बीजेपी को अपनी खोल में घुसना होगा
और वो अपनी जगह जाएगी। अब है दिक्कत ये कि तो भी एक नैरेटिव, कम से कम कुछ नैरेटिव था, जैसे कि नेशनलिज्म की नैरेटिव थी, कांग्रेस 370 का नैरेटिव, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का नैरेटिव, राम मंदिर, ये तीनों नैरेटिव अब खत्म हो गया। मतलब लगभग अपनी ऊर्जा खत्म, मतलब उसकी जो ताकत थी वो निकल गई है उसकी। तो अब वो नया नैरेटिव 2047 की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि 2047 तक कौन इंतजार करने वाला है? वो उन्होंने उसको फेंकने की कोशिश की, लेकिन हमको लग रहा है कि उसको भी वो अब नहीं दोहरा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा है कि अब इसका भी कोई टेकर नहीं है। तो ये बहुत कठिन परिस्थितियों में बीजेपी है। एक चीज मैं खाली 370 के बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए, धारा 370 को इन्होंने इतना भुनाया, और धारा 370 कितना मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था, उसको हटाने से क्या फर्क पड़ गया? टेररिज्म पर, आतंकवाद पर कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आपने 50 नहीं 60-70 साल तक बीजेपी और आरएसएस ने एक ऐसे मुद्दे पर कश्मीर को केंद्रित किया जो मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं था, और जो कश्मीर का जो जटिल जो कॉम्प्लेक्स इशू था उसको सुलझाने में बाधा बन करके इन्होंने उसको रखा सामने। ये इसका दोषारोपण होना चाहिए। हम लोगों को ये लोगों को बताना चाहिए कि एक ऐसे नॉन इशू को इसने इशू बना करके रखा जो कश्मीर के लिए इशू ही नहीं था, क्योंकि उसका पता चल गया कि जब वो था तो भी कोई फर्क नहीं आया, जब वो नहीं है तो भी आतंकवाद उसी तरह है। तो जब ऐसी इस तरह का जो इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करने वाला आरएसएस, उसको इसके लिए जरूर कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपने एक ऐसे मुद्दे पर उलझाए रखा जो कश्मीर को इंटीग्रेट नहीं होने दिया, साथ में उनके जो अपनी समस्याएं थी उसको जोड़ने का काम था। तो एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल ये डिबेट है, इसको भी हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए अभी कश्मीर के चुनाव के समय। बिल्कुल, कश्मीर के चुनाव के समय, और कश्मीर सबकी निगाहों में है, और 3 चरणों में कश्मीर में चुनाव होना है। आप जानते हैं 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को पहला चुनाव है, पहला मतदान है पहले फेज का। उसके बाद 25 तारीख और फिर 1 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को कश्मीर का रिजल्ट, कश्मीर में जो 3 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं उसका, और उसके साथ साथ 5 अक्टूबर को जो हरियाणा में चुनाव मतदान होगा उसका रिजल्ट, दोनों के रिजल्ट आएंगे 8 अक्टूबर को। इंतजार रहेगा 8 अक्टूबर का, सबको, नरेंद्र मोदी को ज्यादा इंतजार रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि वो चाहेंगे कि उनके भाग्य का पिटारा खुल जाए और कश्मीर और हरियाणा उनके हवाले, उनकी झोली में, उनकी पार्टी की झोली में आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? जनता तो कुछ और कह रही है, और हमारे तमाम साथी भी वही बात कह रहे हैं जो वहां होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं, ये तय मानिए, और आने वाले समय में जब महाराष्ट्र का चुनाव सामने होगा झारखंड का, दिल्ली का, बिहार का, तो शायद परेशानियां और बढ़ेंगी। देश की सियासत ने करवट ले ली है, और इस करवट में कौन किधर है वो देखना भी मजेदार होगा, दिलचस्प होगा।